सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, today we will start preparation methods of ethers and properties of ethers. अभी तक हमने अल्कोहल एंड फिनॉल अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल पहला प्रिपरेशन मेथड अगर हम ईथर का देखेंगे, अब तक जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आप ये समझ चुके होंगे कि डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम यूजुअली यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। तो पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करोगे, जहां पे भी डिहाइड्रेशन आप देखते हो वहां पर आपको H2SO4 यूज करना है। तो पहले मैं इस मेथड के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ। पहली बात तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो लोअर टेम्परेचर है वो ईथर की प्रिपरेशन को सपोर्ट करता है, फेवर करता है। सेकेंड थिंग, ये जो इससे हम इस रिएक्शन से जो हमको ईथर्स मिलते हैं वो सिमेट्रिकल ईथर ही मिलते हैं। अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर चाहेंगे तो वो हमें इस मेथड से नहीं मिलेंगे। एंड थर्ड थिंग इज दिस रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया है। अल्कोहल को देखिए, मैंने टेम्परेचर के हिसाब से दो रिएक्शंस आपको शो करी हैं। दोनों में आपने रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो है वो आपने सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया है। यहाँ पर सिर्फ जो आप देख पा रहे हो वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर इज 443 केल्विन देन द प्रोडक्ट विल बी एन अल्कीन, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर टेम्परेचर लोअर है, 413 केल्विन है, देन वी विल गेट ईथर। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी रिएक्शन थी। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पर दो C2H5 कैसे आ गए हैं, इथाइल अल्कोहल कैसे आ गए हैं, यहाँ पर इथाइल ग्रुप कैसे आ गया है। तो यहाँ पर इसका हम मैकेनिज्म से समझ लेंगे अभी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ कि देखिए, जब हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा तो हमको एल्कीन मिल रहा है। और फर्स्ट चैप्टर में आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के संग करते हैं तो आपको अल्कीन मिलता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं अल्काइल हैलाइड लिख दूंगी, अल्काइल हैलाइड की आप अल्कोहलिक KOH के संग रिएक्शन करोगे, द प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। और अगर हम फिर अल्कोहल्स के केस में बात करते हैं तो अगर अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन करोगे एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देन यू विल गेट अल्कीन, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको एक रिवाइज करवाया है और यहाँ पर जो कंपेयर करके बताया है ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करते चलिए। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। हमने अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, राइट। अब आपने यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन करा, यहाँ पर हमने एसिड जो है, अब आपको पता है कि एसिड को हम प्रोटॉन्स की फॉर्म में लेते हैं, हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में ले लेते हैं रिएक्शन में। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके पास लोन पेयर्स हैं। अब ये अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को जब अप्रोच करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अटैच हो गया और इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपने अब तक बहुत सारी रिएक्शंस में पढ़ा है कि जब इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल आपको अगर किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच दिखेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से अपने को अलग कर लेता है एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसने यहाँ पर अपने को एज अ वाटर मॉलिक्यूल अपने को सेपरेट कर लिया। अब बच गया हमारे पास CH3CH2, ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन किसमें बनते हैं, SN1 मैकेनिज्म में, ये आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये फिर से वन मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर सेम चीज होगी कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर्स, और ये किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसको यहाँ पर ये कार्बन दिख रहा है, ये इसको अप्रोच करेगा। अब ये आकर के इस ऑक्सीजन के संग अटैच हो जाएगा। अब फिर से ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन तो इस तरह से रह नहीं सकता पॉजिटिव चार्ज लेकर के, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से ही बेचारे से इलेक्ट्रॉन अपने वापस ले लेगा और ये हाइड्रोजन वापस सॉल्यूशन में आ जाएगा।
हाइड्रोजन आयन फिर से वही H2SO4 की फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में वापस ये सॉल्यूशन में आएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ईथर। तो ये एक सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म था, सिर्फ ये समझने के लिए कि किस तरह से ये ईथर बना था। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है बच्चों, ईथर की प्रिपरेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है और एवरी ईयर बोर्ड में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पहले हमारे लिए इसकी लिमिटेशंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली वो इसकी लिमिटेशन को ध्यान में रख करके ही फ्रेम करे होते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो पहले आप इसकी लिमिटेशन समझ लीजिए। This is the most important limitation of Williamson synthesis. Less steric hindered alkyl halide. अल्काइल हाइलाइड जो है वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए अल्काइल हाइलाइड में, इज यूज सो दैट एल्कोक्साइड कैन इजीली अप्रोच। अब इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो ईथर बनेगा उसके लिए जो रिएक्टेंट्स होंगे वो एक अल्काइल हाइलाइड होगा और एक एल्कोक्साइड होगा। तो ये मिलकर के जो है ईथर की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दो आपके पास सबस्ट्रेट हो गए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इट मे बी कंटेन मोर एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, लेकिन जो एल्काइल हाइलाइड है ये लेस हिंडर्ड होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अगर हमने ये ज्यादा टर्शरी ले लिया, सेकेंडरी ले लिया एंड प्राइमरी ले लिया, तो यहाँ पर अगर हम एल्काइल हाइलाइड जो है चेंज कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी या प्राइमरी का जो प्रोडक्ट होगा इन शॉर्ट वो टर्शरी से डिफरेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो वो हमारे को ईथर नहीं मिलेगा अगर हमने टर्शरी ले लिया यहाँ पर। और एल्कोक्साइड अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कार्बन लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्काइल हैलाइड जो है वो आपको लेस हिंडर्ड लेना है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेकेंड है ये जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, इट इज बेस्ड अपॉन द SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब हम इसकी डिफरेंट रिएक्शंस देख लेते हैं कि क्या वेरिएशंस आते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो लिमिटेशंस आपने समझ ली विलियमसन सिंथेसिस की। ये चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर हमको अनसिमेट्रिकल ईथर की प्रिपरेशन करनी है तो वी विल यूज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बोथ टाइप के ईथर्स की जो प्रिपरेशन है वो हम कर सकते हैं। तो हम इसकी डिफरेंट रिएक्शंस देख लेते हैं और जो लिमिटेशंस अभी आपको बताई थी उनका एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो पहले आपने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, मिथाइल क्लोराइड की आपने सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन अगर करवाई है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल है, ये Cl और ये Na, ये निकल जाएगा NaCl की फॉर्म में और हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइमिथाइल ईथर। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, सिमेट्रिकल ईथर की प्रिपरेशन हो गई, यहाँ पर सीधा NaCl निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो फर्स्ट हमने कहा था कि जहां पर हमने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड जो है इस रिएक्शन में उसको हमें लेस स्टेरिक हिंडर्ड लेना है। तो ये वाला हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर जो रूल था उसका लिमिटेशन थी वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आपने जो हमने एल्कोक्साइड लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड जो लिया है, यहाँ पर हमने टर्शरी कार्बन लिया है, राइट। और यहाँ पर जो हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड जो हमने लिया है ये हमने प्राइमरी लिया है। यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं वो प्राइमरी है और जो हम सोडियम इथॉक्साइड के संग जो कार्बन आ रहा है उसको हमने टर्शरी लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगा, इस CH3 के पास जाएगा। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर आपको पता है सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन जो है इस CH3 को अप्रोच करेगा, ब्रोमीन इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर आ जाएगा और आकर के ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और NaBr की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ये वाला टर्शरी कार्बन बचा है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये CH3 बचा है। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ये बन जाएगा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर।
यहाँ पर देखिए ये CH3 आ गया, ऑक्सीजन से अटैच्ड हुआ, और ये वाला टर्शरी कार्बन आ गया, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर की इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। और अगर आप समझ पा रहे हो तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी है इसकी, या जो हम इसकी कंडीशंस है, उनको थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया है वो हमने टर्शरी ले लिया, राइट, और यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड हमने ले लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी सेम है कि जो सोडियम है वो ब्रोमीन के संग बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना लेगा, NaBr की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, ये कार्बन बचा है जिसके संग ये टर्शरी कार्बन OCH3। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा आपके हिसाब से, अगर हम सोचें तो ये ईथर बन सकता है, लेकिन ईथर नहीं बनता है। यहीं पर ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिंपल उन्होंने NaBr निकाला और जो रिमेनिंग बचा उसको बॉन्ड फॉर्म कर दिया, और इस तरह से ईथर आपका मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बना लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं बनता है। यही इसकी रिएक्शन की खूबसूरती और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ बनेगा आइसोब्यूटाइलीन। देखिए CH3, ये CH3 आ गया, ये कार्बन एक CH3 इसके संग रहेगा, और ये डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से और निकल जाएगा, और वो हाइड्रोजन निकल करके जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और ये बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल, और ये बन जाएगा एल्कीन। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन के संग जब एक हाइड्रोजन निकाल देगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। इसको हम अभी और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है इसमें। विलियमसन सिंथेसिस या तो आपसे नेम रिएक्शन में आ जाएगा, या यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, राइट। तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं हम। देखिए कार्बन CH3 टर्शरी कार्बन है, मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक CH3 को CH2 और H करके लिख दिया, लिख सकते हैं इस तरह से ना। तो ये तो CH3 हो गया, प्लस इसकी हमने सोडियम इथॉक्साइड के संग रिएक्शन कराई, मिथॉक्साइड सोडियम मिथॉक्साइड के संग इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। तो ये आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। और ब्रोमीन आपको पता है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, राइट। पूरा मैकेनिज्म मैं नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि किस तरह से आपका ये एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और इनके बीच में यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सोडियम जो है इस ब्रोमीन को लेकर के निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में, प्लस NaBr आप लिख लीजिए यहाँ पर। ये NaBr, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और सोडियम के संग बॉन्ड बना के NaBr बना लेगा। यहाँ पर इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और अब ये क्या बन गया CH3O, और ये इसने H यहाँ से अप्रोच करा है, तो ये बन गया हमारे पास मिथेनॉल CH3OH, राइट। और क्या बच गया हमारे पास CH3C। ये कार्बन जो है, अब यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन इससे निकल गया तो इसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ आ गया इस CH2 के संग कार्बन का डबल बॉन्ड, और ये बन गया एल्कीन। तो सिंपल है ये, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मुझको आपको बताना जरूरी था ये अलग से, तो इसको नोट डाउन करिए। तो अब देख लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखिए वैसे ईथर जो है नॉर्मल कंडीशंस में लेस रिएक्टिव होता है, इजीली ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस, ये ड्रास्टिक कंडीशंस में करी जाती हैं। तो पहले हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के संग दिखाएंगे आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो एक्सेस में लिया गया, तभी ये रिएक्शन होगी, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो प्लीज नोट डाउन। तो यहाँ पर हमने ईथर लिया है, और ईथर के संग हमने एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया है। तो सिंपल हो गया यहाँ पर, और ये जो कार्बन है ये इस
हेलोजन ग्रुप के संग रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड और हमारे पास आ जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अब ये क्योंकि आपने यहाँ पर जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये एक्सेस में लिया है, तो ये एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं रुकेगी, ये फर्दर रिएक्शन करेगा। ये जो अल्कोहल बनेगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन हैलाइड फिर से रिएक्शन करेगा और फिर से रिएक्शन करके ये देखिए बहुत ही सिंपल सा यहाँ आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्काइल हैलाइड। तो ये भी है कि आपको अगर ईथर से, ये सारे कन्वर्जन आप नोट करते चलिए, अगर आपको ईथर से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो आपको एक्सेस ऑफ HI या HBr या HCl कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड यूज करना होगा। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी ईथर इनटू अल्काइल हैलाइड देन यू विल यूज एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, राइट। अब हम इसको देख लेते हैं अल्काइल अराइल हैलाइड में क्या प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से रिएक्शन होती है। ये हमने यहाँ पे लिया अल्काइल अराइल हैलाइड। इसकी जब आप एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के संग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और सिंपल है कि ये जो R है अल्काइल ग्रुप जो है ये इस हैलाइड ग्रुप को अप्रोच करेगा और यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल, फिनॉल बन जाएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अब ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। हमने एक्सेस ऑफ यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले रखा है लेकिन फिर भी ये रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। रीजन, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस आ गया है। रेजोनेंस आने की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ गई है, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आपको फिनॉल बनाना है ईथर से तो आप HX यूज करेंगे या HI, HBr, HCl कोई भी यूज करेंगे एक्सेस में, और अगर आपको ईथर से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप एक्सेस में अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पर इसका ये आपको अब तक याद हो चुका होगा, इसलिए मैं हर बार लिख देती हूँ। जहां भी हम यूज करते हैं यहाँ पर मैं जरूर आपके लिए एक एक सीक्वेंस इसकी बता देती हूँ कि क्या रहेगी। HI जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन HBr एंड देन HCl। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये जो आपने केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ी उसमें भी बच्चों दो कंडीशन आ जाती हैं। अगर कार्बन जो हम ले रहे हैं ये 0 डिग्री प्राइमरी या सेकेंडरी है देन प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, एंड इफ वी आर टेकिंग दिस एनी ऑफ दिस कार्बन इज टर्शरी देन प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। तो हम दोनों रिएक्शन को अलग अलग समझ लेंगे। तो अगर हम पहली लेते हैं, पहली कंडीशन हम ले रहे हैं इफ कार्बन इज 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो ये सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, प्रोडक्ट विल बी सेम। तो ये दो स्टेप हम देखेंगे। इसके फर्स्ट स्टेप में जो ईथर है वो एक्सेस ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड के संग रिएक्शन करेगा। यहाँ मैं अभी एक्सेस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ जब हम कर लेंगे उसके बाद ये अल्कोहल बना है, आपने अगर ध्यान हो एक बार जल्दी से देख लीजिए उसको कि जो अल्कोहल बना था वो वापस HI के संग या HX के संग रिएक्शन कर रहा था। तो अभी यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल कंडीशन में बताऊंगी, होती है एक्सेस में ही है, ड्रास्टिक कंडीशन में ही होती है, हाई टेम्परेचर यहाँ पर लेना होता है। तो हम यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सिंपल क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और ये हाइड्रोजन जो है ये आयोडीन इससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन इससे आकर के अटैच हो गया है, और आयोडीन जो है ये बाहर निकल जाएगा। अब ये आयोडीन किस तरह से, आयोडाइड आयन जो है अब ये किस तरह से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जिसमें हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करना है और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना है। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर ये इसमें से पहले हम ये देखेंगे कि लेस स्टेरिक हिंडर्ड कौन सा है।
CH3 क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा है, 2 ग्रुप आ गए यहाँ पर एक ही ग्रुप है। तो यहाँ जो आयोडीन है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो लेस हिंडर्ड जो कार्बन होगा उसके साइड से अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप में हम SN2 मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आयोडीन जो है वो यहाँ से अटैक करेगा, राइट। और ये आपको ध्यान होगा कि हमने जो एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा था SN2 मैकेनिज्म, तो वहां पर ये एक इस तरह से इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पर नया बॉन्ड आयोडीन इस कार्बन के संग फॉर्म कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली इस कार्बन का ऑक्सीजन के संग बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज एक आ जाती है। जब ये यहाँ से फिर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा फाइनली, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3I मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा एंड मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यूज कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इस मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे का मैकेनिज्म आपको समझाती हूँ। ये थर्ड स्टेप में देख लीजिए, इफ HI इज इन एक्सेस, तब क्या होगा कि ये जो मिथाइल अल्कोहल होगा ये जब एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के संग रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और आयोडीन इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेकर के आयोडाइड आयन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ये CH3OH और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी अनस्टेबल हो गया। अब देखिए जब भी आपने इस तरह का ग्रुप देखा है तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास बन गया कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मिल गया और यहाँ पर H2O। अब जब ये कार्बोकेटायन मिल गया तो ये कार्बोकेटायन ये आएगा न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन के पास और ये इसके संग बॉन्ड बना के बना लेगा मिथाइल आयोडाइड। तो ये तो है जब आपका ये कार्बन जो हम ले रहे हैं ये 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन हम ले रहे हैं, राइट। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जब 3 डिग्री कार्बन होता है तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है। अब सेकंड हम इसका देख लेते हैं कंडीशन कि इफ कार्बन इज टर्शरी, अगर कोई भी कार्बन इन दोनों ईथर के संग जो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, अगर इसमें से कोई भी एक कार्बन अगर टर्शरी कार्बन है तो रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो फॉलो करेगी SN1 मैकेनिज्म को, राइट। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में आप देखिए कि जब फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड सेम होगा कि ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और सेम प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के संग अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा ये, और अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेकर के ये क्या बना लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो ये मिथाइल अल्कोहल हमारा बन गया और ये आयोडीन जो है ये आयोडाइड आयन की फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास रह जाएगा कार्बोकेटायन। अब जब कार्बोकेटायन है तो ये न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली इसको अप्रोच करेगा और ये वाली रिएक्शन जो है ये फास्ट होगी, सेकंड स्टेप होगा इसका, फास्ट रिएक्शन होगी और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास अल्काइल आयोडाइड, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब टर्शरी कार्बन होगा तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है और जब 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन होता है तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम ईथर्स की देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ईथर जो है ये बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब बेंजीन, ये हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करा है जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के डेरिवेटिव्स इसके बनते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर और ये बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जब मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ये आप एल्काइल हैलाइड पे बहुत डिटेल में हमने करा हुआ है, तो इसको आप एल्काइल हैलाइड की वीडियोस देखिएगा, उसमें आप देखना यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके आगे बन जाते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बन गया यहाँ पर बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर जो बॉन्ड था वो बन गया इलेक्ट्रॉन। सेम आगे होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और वापस हमारे को जो हमारा यहाँ पर हमने शुरू करी थी रिएक्शन, जो हमने ईथर लिया था वही ईथर हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा आ रही है। तो जो इसके डेरिवेटिव्स बनेंगे तो वो जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो डेरिवेटिव्स बनेंगे वो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट हम देखेंगे हैलोजेनेशन, मतलब हैलोजन से रिएक्शन। यहाँ हमने एनिसोल ले लिया है, एनिसोल की ब्रोमीन से आप रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का क्या रोल होगा बच्चों, यहाँ पर ये एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर वर्क करेगा। तो ब्रोमीन जो है वो इथेनोइक सॉल्वेंट, इथेनोइक एसिड है सॉल्वेंट, उसमें डिसॉल्व होता है तब ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पर हमने देख लिया कि जो भी डेरिवेटिव्स बनेंगे वो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव होंगे। तो देखिए ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों ही हैवी ग्रुप है, दोनों ही लार्ज ग्रुप है, ब्रोमीन भी और मिथाइल ग्रुप भी। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और सिमेट्री भी मिलती है। तो इसलिए ये पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जब एनिसोल की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के संग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये यहाँ पर AlCl3 किस तरह से एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह, और ये हम लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इससे जब रिएक्शन होगा तो अभी हमने मैकेनिज्म में इसके पूरा रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें देखा था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो भी डेरिवेटिव्स आते हैं, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू सिमेट्री और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बन जाएगा 4-मिथॉक्सी टोल्यूइन, ये मेजर होगा, और 2-मिथॉक्सी टोल्यूइन जो है ये माइनर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट में ही एनिसोल की रिएक्शन जब CH3COCl के संग होती है। CH3COCl के संग जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर भी एनहाइड्रस AlCl3 आप लेते हैं, लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। देखिए इसका मैकेनिज्म समझने के लिए सब डिटेल में हमने इसमें के मैकेनिज्म करे हुए हैं, तो आप एल्काइल हैलाइड की एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेम रहती है, सिर्फ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, बाकी इनका मैकेनिज्म सेम होगा। तो यहाँ पर भी CH2 हम लेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, और यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आएंगे जो डेरिवेटिव्स आएंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, COCH3, तो ये COCH3 पैरा पोजीशन पर आएगा, ये मोर स्टेबल होगा, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन फॉर्म करेगा और ये 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाएगा। तो ये हो गया पूरा आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसके बाद सिर्फ एक आपके पास रिएक्शन बची है, दैट इज नाइट्रेशन। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नाइट्रेशन कर लेते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप देखिए एनिसोल की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में करी जाती है HNO3 के साथ। तो यहाँ पर ये आपको पता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आएंगे जो भी डेरिवेटिव्स आएंगे, तो नाइट्रो ग्रुप आ जाता है यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, यहाँ ऑर्थो पर 4 नाइट्रो एनिसोल बनता है एंड 2 नाइट्रो एनिसोल, एंड 4 ये जो पैरा पोजीशन पर आता है 4 नाइट्रो एनिसोल, ये स्टेबल होता है। यहाँ पर जो H2SO4 है वो एज एन एसिड वर्क करता है और ये HNO3 बेस की तरह काम करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि ये एसिड ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, राइट। तो H2SO4 यहाँ पर एज एन एसिड एक्ट करता है और HNO3 एज एन बेस।
एज अ बेस यहाँ पर एक्ट करता है, क्योंकि H2SO4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और HNO3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसके फिर से मैं वही कहूंगी कि इसके मैकेनिज्म के लिए आपको वापस एल्काइल हैलाइड की मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वहां पर मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो अगर आप चैनल पर आज नए आए हैं तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कीप स्टडिंग।